हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है झारखंड सचिवालय का वह बहुत ही जल्द होने वाला है, यानी 21 को और जो है 22 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम से पहले जो है आपको फुल पेपर मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना चाहिए, तभी आपको जो है आपका स्कोर क्या है ये आपको पता चलेगा। तो आज की इस वीडियो पर जो है फ्रेंड्स कवर करेंगे 100 MCQ टेस्ट, और आपको जो है वीडियो के अंत तक बने रहना है। और आपको जो है 100 सवाल में से कितने सवाल सही होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये जो फ्रेंड्स सारे सवाल आपको मिलेंगे संपूर्ण रूप से जो है एग्ज़ाम सिलेबस पर आधारित मिलेंगे, यानी आपके जो है एग्ज़ाम पर जो है इसी तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को जो है पूरा डिटेल्स से जानेंगे, यानी जो है ऑप्शन से संबंधित जितने भी पॉइंट्स बनेंगे वो सारे जो है आज की इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला सवाल है, चौमासा में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको चौमासा यानी आपको संख्यावाचक जहाँ पे दिखाई देगा तो वहाँ पर जो आपका द्विगु समास होते हैं, यानी संख्या पूर्व द्विगु। जिस भी आपको जो है समास पर जो है संख्या दिखाई दे वो हो जाएगा आपका द्विगु समास। दूसरा सवाल है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? जिसमें दूसरा पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और फ्रेंड्स, तत्पुरुष समास जो है इस पर जो है विभक्ति लगा रहती है, यानी जो आपके जो 8 विभक्ति है उनमें से जो है जब इसका विग्रह करेंगे तो आपको विभक्ति दिखाई देगा, यानी जो विभक्ति वाला रहते हैं या तो जिसमें दूसरा पद जो है दूसरा शब्द प्रधान होते हैं, पहला पद जो है गौण होते हैं। तो आपको याद रखना है वो कौन सा समास हो जाएंगे, तो तत्पुरुष समास हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, अपनी बुराई नहीं दिखाती। अपनी बुराई नहीं दिखाती, यहाँ पर यह होता फ्रेंड्स, यहाँ पर अपनी बुराई नहीं दिखती अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिराग तले अंधेरा। मतलब अपनी बुराई नहीं दिखती, इसका अर्थ होते हैं चिराग तले अंधेरा। नेक्स्ट सवाल है, बार बार नाक रगड़ने पर भी पुरुष ने अशोक को नहीं छोड़ा। इस पर जो है क्या है? इसका विनती करना, खुशामद करना, अधीन होना या बीमार पड़ना। ये जो है बार बार नाक रगड़ना ये आपका मुहावरा है, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो विनती करना। बार बार नाक रगड़ना ये इस मुहावरे का अर्थ होता है विनती करना। नेक्स्ट सवाल है, गाय कौन सी संज्ञा है? तो फ्रेंड्स, आपको यह बहुत ही इजी सवाल है संज्ञा से संबंधित। तो गाय कौन सी संज्ञा है? तो आपको पता ही होगा गाय जो है यह जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि फ्रेंड्स गाय जो है एक जाति का बोध हो रहा है यहाँ पर, तो गाय हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्र की जो भाववाचक संज्ञा है तो वो है आपका राष्ट्रीयता। राष्ट्र का भाववाचक क्या संज्ञा हो गया? राष्ट्रीयता। भाववाचक पर जो ताल लग गया के यहाँ पर हो गया राष्ट्रीयता। नेक्स्ट सवाल है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? यानी श्रोता यानी फ्रेंड्स सुनने वाला, यानी जो हम दूसरे व्यक्ति के बारे में बोलते हैं, खुद का बात यहाँ पर नहीं कहा गया है, तो यह हो जाएंगे मध्यम पुरुष। तो आपको ये सर्वनाम कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? श्रोता के लिए यानी जो सुनने वाले के लिए, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो जो है आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बनाने पर जो है काफ़ी मेहनत लगती है। तो आपको बस लाइक कर देना है वीडियो को और शेयर कर देना है। हमारा 8वां सवाल है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये जो फ्रेंड्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई से क्या हम लोग अर्थ निकाल लेंगे? कोई आ रहा है मतलब क्या? 2 व्यक्ति भी आ सकते हैं, 3 व्यक्ति भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, कितने भी व्यक्ति आ सकते हैं, यानी कोई आ रहा है इस पर जो है कोई निश्चित नहीं है, इसलिए ये हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। इस पर जो है कौन सा कारक है? तो ये हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का जो चिन्ह होते हैं फ्रेंड्स, अधिकरण का होता है में और पर होता है, आपको ये 2 याद रखना है। अधिकरण का कारक चिन्ह क्या होता है? अधिकरण का विभक्ति क्या होता है? में और पर। अधिकरण का में पर, तो यहाँ पर में लगा हुआ है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो इस पर हो गया आपका अधिकरण कारक। कर्ता का जो कारक चिन्ह होता है ने होता है। संबंध का होता है का, के, की, रा, रे, री, और संप्रदान का होता है को, के लिए। तो आपको जो है सारे विभक्ति अच्छी तरह से याद कर जाना है, हालांकि यह बहुत ही ईजी है विभक्ति याद करना। नेक्स्ट सवाल है, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। यहाँ पर जो दिया हुआ है कानो सुनी बात पर जो है यकीन मत करो, यहाँ पर कानो सुनी यानी, तो यहाँ पर जो है रेखांकित पद पर जो है कारक, यानी इस पर जो है इस वाक्य पर कौन सा कारक लगा हुआ है? तो करण कारक हो जाएंगे फ्रेंड्स। कैसे? क्योंकि कानो सुनी मतलब कान से सुनी हुई बात, कानो सुनी यानी कान से सुनी हुई बात, यहाँ पर से जो है छुपा हुआ है, तो से किसका चिन्ह होता है? कारक चिन्ह, तो करण का। तो करण का हो गया से, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके करण कारक। नेक्स्ट सवाल है,
एक लड़का स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। इस पर जो कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पर है गणनावाचक विशेषण है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर एक कहा गया है, यानी एक लड़का जा रहा है, यहाँ पर तो हम गणना कर सकते हैं, इसलिए ये हो गया आपका, ये हो गया गणनावाचक विशेषण। एक लड़का जा रहा है, यहाँ पर एक की बात आ गया तो हो गया गणनावाचक। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है? तो समुदायवाचक विशेषण है चारों जो है ये आपके समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है, क्रिया कैसा शब्द है? अविकारी, विकारी, विशेषण या इनमें से कोई नहीं? तो क्रिया जो है फ्रेंड्स ये आपके विकारी शब्द होते हैं। क्रिया कौन से शब्द होते हैं? तो विकारी शब्द होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, राधा को पीट दो, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस पर जो है क्रिया हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके अनुमति बोधक, क्योंकि फ्रेंड्स हम जो है किसी को अनुमति दे रहे हैं कि राधा को पीट दो, यानी अनुमति दे रहे हैं, तो ये हो गया आपका अनुमति बोधक। नेक्स्ट सवाल है, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद पर जो है आपके वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद पर किसका प्रयोग हुआ है? तो वैदिक संस्कृत का। और जो फ्रेंड्स अगर पाली की बात करें तो पाली जो है पाली भाषा का प्रयोग हुआ है। भगवान बुद्ध जो उपदेश दिए हैं ये वह पाली भाषा में दिए। आप ये भी याद रखिएगा, जो बुद्ध के उपदेश मिलते हैं किस में मिलते हैं, किस भाषा में? पाली भाषा में। और जो जैन धर्म से संबंधित है फ्रेंड्स आपके महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी के जो आपके भाषा मिलेंगे तो उसके उपदेश पर तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। महावीर स्वामी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। और अभट्ट है जो फ्रेंड्स, जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट सवाल बनता है अभट्ट से, जो कीर्ति लता और कीर्ति पताका है, कीर्ति लता और जो कीर्ति पताका है विद्यापति का, तो ये जो है अभट्ट भाषा में है। तो आपको ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल ये बन सकता है कि कीर्ति लता की भाषा क्या है और कीर्ति पताका की भाषा क्या है, तो ये आपके हो जाएंगे अभट्ट। 2 पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, तो इनके कौन हो जाएंगे? तो विद्यापति, और ये जो है अभट्ट भाषा में है। अगला सवाल है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है फ्रेंड्स ये आपके भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। बात करें फ्रेंड्स अगर भाषा परिवार की, तो भारत पर जो है 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। भारत पर कितने भाषा परिवार पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं। पहला तो हो गया आपका भारोपीय भाषा परिवार, दूसरा है आपका द्रविड़ भाषा परिवार, दूसरा क्या हो गया आपका? द्रविड़ भाषा परिवार। और तीसरा जो है आपका ये है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, तीसरा क्या हो गया? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। और हमारा जो चौथा है तो ये है चीनी तिब्बती भाषा परिवार, चौथा क्या हो गया आपका? चीनी तिब्बती। तो फ्रेंड्स मैं आपको शॉर्ट में लिखकर बता रहा हूँ, आप इसे याद कर लीजिएगा पॉइंट को। तो भारोपीय अगर फ्रेंड्स अगर पूछ दे कि भारोपीय भाषा परिवार जो है यह प्रतिशत में कितने बोलने वालों की संख्या है, तो ये हो जाएगा आपका 73%। भारत में जो है भारोपीय भाषा परिवार बोलने वाले का जो प्रतिशत है 73% है। और द्रविड़ का जो है फ्रेंड्स ये आपका 25% है। द्रविड़ भाषा परिवार कितने वाले लोग हैं? तो 25%। और ऑस्ट्रिक जो है फ्रेंड्स ये आपके 13% है, ऑस्ट्रिक 13%। और चीनी तिब्बती है 0.7%। आप ये सारे पॉइंट याद कर लीजिएगा। भारत में कितने परिवार के भाषा परिवार हैं? तो 4 प्रकार के भाषा परिवार हैं। पहला हो गया भारोपीय भाषा परिवार, दूसरा हो गया द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा हो गया ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, और चौथा है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो अब सबसे बड़े भाषा परिवार भारोपीय जो कि आपका 73% है। नेक्स्ट सवाल है, रचनात्मक लेखन में भाषा का सबसे पुराना रिश्ता क्या है? तो ये है संदेश से। रचनात्मक लेखन में भाषा का सबसे पुराना रिश्ता संदेश से है। राजभाषा से संबंधित संवैधानिक विधिक उपबंधों का कार्यान्वयन हेतु राजभाषा विभाग का गठन कब किया गया है? तो राजभाषा जो विभाग का गठन किया गया है जून 1975 में किया गया है। राजभाषा विभाग का गठन कब किया गया है? तो जून 1975 ईस्वी में किया गया है। अगर बात करें फ्रेंड्स केंद्रीय हिंदी समिति की, केंद्रीय हिंदी समिति का जो गठन किया गया है ये आपका 1967 में किया गया है। कब किया गया है? 1967 में। ये भी सवाल एग्जाम पर देखने को मिल सकता है। केंद्रीय हिंदी समिति का गठन कब किया गया? 1967 ईस्वी में। और यहाँ पर पूछा गया है कि राजभाषा विभाग का गठन कब किया गया है? तो जून 1975 में। नेक्स्ट सवाल है, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो लालटेन जो है फ्रेंड्स ये आपके जो है विदेशज शब्द हैं। लालटेन किस प्रकार के शब्द हैं? विदेशज शब्द हैं। विदेशज शब्द वो शब्द होते हैं फ्रेंड्स जो विदेश से लिए जाते हैं या विदेश से अनुकरण कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द को चुनें। गोधूम, शहीद, पड़ोसी, यहाँ पर पड़ोसी होता है फ्रेंड्स, और ये है बहु। तो कौन है इसमें से जो है जो तत्सम शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोधूम। गोधूम जो है आपके तत्सम शब्द का उदाहरण है। गोधूम कैसा शब्द है? तो तत्सम शब्द है। अगला सवाल है, ध्वनि परिवर्तन के कौन कौन से कारण होते हैं? तो अभ्यांतर,
और बाह्य कारण, यानी ये दोनों कारण हो जाएंगे, ए और बी दोनों। तो ए और बी यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सी होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि परिवर्तन कौन से कारण होते हैं? अभ्यंतर और बाह्य कारण। नेक्स्ट सवाल है, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से मानी गई है? तो भाषा शब्द जो फ्रेंड्स या संस्कृत की भाष धातु से मानी गई है, यह पॉइंट अब याद रखिएगा। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत किस धातु से हुई है? तो भाष धातु से हुई है, यहाँ पर भाष होगा, भाष धातु से हुई, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शब्द अलंकार के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द अलंकार के जो फ्रेंड्स ये आपके कहीं पर फ्रेंड्स आपके 9 प्रकार देखने को मिल जाएंगे और कहीं पर जो है किसी बुक पर जो है 7 प्रकार देखने मिल जाएंगे। तो अगर आपको फ्रेंड्स मुख्य रूप से कितने प्रकार पूछा और पूछ दिया, अगर ऑप्शन पे 7 और 9 दोनों रहे तो आप जो फ्रेंड्स 9 आंसर लगा दीजिएगा। शब्द अलंकार के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? तो 9 प्रकार होते हैं, और अगर 9 नहीं रहे तो आप 7 आंसर लगा दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अलग अलग जगहों पर जो है 7 भी देखने को मिला है और 9 भी देखने को मिला है। और अगर आपको फ्रेंड्स इस पर जो है पूर्ण रूप से या कन्फर्म है कि 7 या 9 होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, यानी शब्द अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला सवाल है, रूढ़ा और प्रयोजनवादी किसी शब्द शक्ति के भेद हैं? रूढ़ा और प्रयोजनवादी जो है यहाँ पर किस होता, तो किस शब्द शक्ति के भेद हैं? तात्पर्य के, लक्षणा के, अविधा के या व्यंजना के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षणा के। रूढ़ा और प्रयोजनवादी जो है यह लक्षणा शब्द शक्ति के भेद हैं। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, यह जो कथन है किसका है? तो ये कथन है पाश्चात्य विद्वान टी.एस. एलियट का। यह कथन किसका है? तो टी.एस. एलियट का कथन है कि आलोचना का जो विषय है कवि नहीं होते हैं बल्कि उनकी कविता है। तो यह टी.एस. एलियट का कथन है। अगला सवाल है, द स्टेट्समैन नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो द स्टेट्समैन नामक ग्रंथ लिखा है प्लेटो ने। प्लेटो का जन्म है फ्रेंड्स 428 ईसा पूर्व, यानी इनका अगर जन्म काल की बात करें, कार्यकाल की बात करें तो 428 ईसा पूर्व से लेकर जो है 347 ईसा पूर्व। आपको याद रखना ये ईस्वी में नहीं है, ये आपके जो है ईसा पूर्व में है। आपको ये पॉइंट याद रखना है अच्छी तरह से। जो प्लेटो का जो जन्म है, या प्लेटो का जो ग्रंथ है ना द स्टेट्समैन, तो यह लिखा है प्लेटो ने, और प्लेटो का हो गया 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व, यानी 428 ईसा पूर्व में प्लेटो का जन्म हुआ और उनका निधन जो है 347 ईसा पूर्व में है। ईसा पूर्व में जो फ्रेंड्स गिनती जो आपके विपरीत होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे परिपत्र कहते हैं। आपके जो फ्रेंड्स पत्राचार से एक सवाल जरूर देखने को मिलेंगे, तो उसे क्या कहेंगे? परिपत्र कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो यह होता है राजपत्र यानी गजट पर। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? राजपत्र पर होते हैं यानी गजट पर होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, विद्यापति के पद सर्वाधिक किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो यह पूर्वांचल में गाए जाते हैं। विद्यापति के सर्वाधिक पत्र पूर्वांचल क्षेत्र में गाए जाते हैं। अगला सवाल है, तदबीर किसे कहते हैं? तदबीर जो शब्द है या तदबीर का अर्थ क्या है, यानी तदबीर किसे कहते हैं? तारीफ को कहते हैं, किस्मत को कहते हैं, उपाय को कहते हैं या ढंग को कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपाय को कहते हैं। तदबीर का अर्थ होता है उपाय। व्यक्ति जो है कई तरह के तदबीर करते रहते हैं, यानी कई तरह के उपाय करते रहते हैं। यहाँ पर तदबीर का जो अर्थ है आपका उपाय हो गया, तदबीर का अर्थ उपाय। नेक्स्ट सवाल है, अपने आप को भोली और अबला कौन समझता है? तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपियाँ। यह उद्धव से संबंधित है, यानी पद से लिया गया है कि कौन अपने आप को जो है भोली और अबला समझता है? तो गोपियाँ। अगला सवाल है, सूरदास की मृत्यु कब हुई है? तो सूरदास की जो मृत्यु है फ्रेंड्स आपको 1583 ईस्वी में है। सूरदास की मृत्यु कब हुई है? 1583 ईस्वी में हुई है। फ्रेंड्स आपको जो है सारे कवियों के जो है मृत्यु और जो जन्म जो है अच्छी तरह से याद कर लेना है, और जन्म स्थान आपको याद कर लेना है। ये तीनों चीज़ आपको अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम पर जो है 2 या 3 सवाल जो है फ्रेंड्स आपके कि जन्म कब हुआ है या किस स्थान पर हुआ है, इससे संबंधित सवाल जो आपको एग्जाम पर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जो है पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि सूरदास की मृत्यु कब हुई है? 1583 में। बात करें फ्रेंड्स अगर सूरदास के जन्म की, तो सूरदास का जो जन्म हुआ है फ्रेंड्स वो आपके 1478 ईस्वी में हुआ है। 1478 में जन्म हुआ और सन 1583 ईस्वी में मृत्यु हुई है। लेकिन यहाँ पर कहाँ पर इनका जन्म हुआ है फ्रेंड्स? तो रूनकता दिल्ली पर सूरदास का जो है जन्म हुआ है। कहाँ पर? रूनकता। और ये दिल्ली याद रखना है, रूनकता नामक स्थान पर दिल्ली पर जो है सूरदास का जन्म होते हैं 1478 ईस्वी में, और उसका जो निधन होते हैं, मृत्यु होते हैं 1583 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, तुलसीदास की प्रतिपालिका दासी कौन थी?
तो तुलसीदास की प्रतिपालिका दासी चुनिया थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास का जो जन्म हुआ है फ्रेंड्स, ये आपका 1532 ईस्वी में जन्म हुआ है। तुलसीदास का जन्म कब हुआ है? 1532 ईस्वी में, और निधन जो हुआ है 1623 ईस्वी में। तब ये दोनों पॉइंट भी याद कर लीजिएगा। तुलसीदास का जन्म कब हुआ है? 1532 ईस्वी में, और निधन 1623 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, रस खान किसके भक्त थे? तो रस खान जो फ्रेंड्स ये थे आपके कृष्ण के भक्त थे। रस खान किसके भक्त थे? तो कृष्ण के भक्त थे। बात करेगा रस खान की, तो रस खान का जो जन्म हुआ है फ्रेंड्स, ये इनका जन्म हुआ है 1548 ईस्वी में। रस खान का जन्म कब हुआ है? 1548 में, और इनका निधन हो गया 1628 ईस्वी में। अगर जन्म की बात करें फ्रेंड्स रस खान की, तो रस खान का जन्म जो है, इनका भी जन्म हुआ है दिल्ली पर हुआ है। रस खान का जन्म कहाँ हुआ है? दिल्ली पर, और 1628 में इनका जो निधन हुआ तो वहाँ पर ब्रज पर हुआ है। अब ये याद रखेगा, ब्रज पर किस कवि का निधन हुआ है? तो रस खान का निधन हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, भूषण रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं? तो कवि भूषण जो है ये आपके रीति मुक्त धारा के कवि हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भूषण रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं? तो रीति मुक्त धारा के कवि हैं। नेक्स्ट सवाल है, अगर फ्रेंड्स पूछ दे एग्जाम पर कि भूषण का जन्म कब हुआ है, तो भूषण का जन्म हुआ है 1613 ईस्वी पर। मैं सारे कवि को जो है फ्रेंड्स आपका जन्म और निधन बताता चलूँगा। तो भूषण जो है रीति काव्य के किस धारा के कवि हैं? रीति मुक्त धारा के, और इनका जो जन्म हुआ है 1613 ईस्वी पर, कानपुर पर जन्म हुआ। अब ये याद भी कर लीजिएगा, कहाँ पर जन्म हुआ? 1613 ईस्वी में कानपुर पर जन्म हुआ है भूषण का। नेक्स्ट सवाल है, विद्यापति ने किस रानी को अपने गीतों से अमरता प्रदान की है? तो लखीमा देवी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लखीमा देवी विद्यापति। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, बीजक के भाग हैं। बीजक क्या क्या भाग हैं? साखी, रमैनी, शबद या सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। बीजक के 3 भाग होते हैं, साखी, शबद और रमैनी। और जो फ्रेंड्स ये बीजक जो रचना है या किनकी है? तो कबीरदास की रचना है। बीजक रचना जो है किनकी है? तो कबीरदास की रचना है बीजक ग्रंथ। बीजक के जो है फ्रेंड्स 3 भाग है, साखी, शबद और रमैनी। तो कबीरदास का यहाँ पर बात है कबीरदास का फ्रेंड्स, तो कबीरदास का जो जन्म हुआ है कब हुआ है? तो 1398 ईस्वी में जन्म हुआ है, और इनका जो निधन हुआ है 1518 ईस्वी में मगहर पर निधन हो गया है। बीजक के ग्रंथ कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी और निधन 1518 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो सूरदास के दीक्षा गुरु थे वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वल्लभाचार्य। सूरदास का गुरु वल्लभाचार्य। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा कृति तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है? तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया जो कृति है वो जानकी मंगल भी है, हनुमान बाहुक है और कवितावली है। ये सभी जो है आपके तुलसीदास के द्वारा लिखा गया कृति है। तो आपको ये याद रखना है, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, कवितावली के लेखक कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास का जो जन्म है फ्रेंड्स, फिर एक बार मैं बता देता हूँ, तुलसीदास का जो जन्म हुआ है तो 1532 ईस्वी पे हुआ है। तुलसीदास का जन्म कब हुआ है? तो 1532 ईस्वी। याद कर लीजिए अच्छी तरह से, तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी और निधन हो गया आपका 1623 ईस्वी पर हुआ है। तुलसीदास से संबंधित फ्रेंड्स एक और पॉइंट आप अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा कि तुलसीदास का जो पहली कृति क्या है। अगर पूछ दे एग्जाम पर कि तुलसीदास की जो है पहली कृति क्या है, यानी पहली रचना क्या है, तो ये आप याद रखिएगा, ये है उनकी पहली कृति रामलला नहछू। और ये जो फ्रेंड्स एग्जाम पर कई सारे एग्जाम पर पूछा गया है। तुलसीदास की पहली कृति का नाम क्या है? तो रामलला नहछू है। रामलला नहछू तुलसीदास की पहली कृति है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बिहारी लाल किसके राज्याक्षित कवि थे? यानी जो बिहारी लाल है या किन के राज कवि थे या किन राजा के जो है दरबारी कवि थे? तो ये हो जाएंगे आपके महाराज जयसिंह। कवि बिहारी जो है महाराज जयसिंह के दरबारी कवि थे। यहाँ पर बिहारी लाल की बात है फ्रेंड्स, तो एक बार जिनका जन्म और निधन भी जान लेते हैं कि जन्म कब हुआ है और इनका जो है निधन कब हुआ है। तो बिहारी लाल का जो जन्म हुआ है 1603 ईस्वी पर जन्म हुआ है। बिहारी लाल का जन्म कब हुआ है? 1603 ईस्वी पर, और निधन हुआ है इनका 1663 ईस्वी में निधन हो गया है। क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम पर जन्म और निधन से सवाल पूछ दे तो आपको ये याद करके ही जाना है। तो बिहारी लाल किनके दरबारी कवि थे? तो महाराज जयसिंह के। बिहारी का जन्म हुआ 1603 ईस्वी पर और निधन हुआ 1663 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स लाइक करने में जो आपको
1 रुपये भी खर्च नहीं होता है। और वीडियो को जो फ्रेंड्स अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भूषण की सुप्रसिद्ध काव्य कृति कौन सी है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवा बावनी। शिवा बावनी के जो लेखक हैं वह कवि भूषण है। भूषण का जन्म हुआ है फ्रेंड्स 1613 ईस्वी पर। फिर एक बार बता देते हैं, भूषण का जन्म हुआ है 1613 ईस्वी पर और इसका जो निधन हुआ है 1715 ईस्वी पर निधन हुआ है कवि भूषण का, जो शिवा बावनी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट सवाल है, कोहरा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो कोहरा जो शब्द है फ्रेंड्स ये आपका ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। कोहरा शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी काव्य कृतियों के भाषांतरण का जो है प्रारंभ किस युग में हुआ था? तो इनका जो प्रारंभ हुआ है भारतेंदु युग में हुआ है। अंग्रेजी काव्य कृतियों के जो भाषा का अंतरण का जो प्रारंभ हुआ है यह भारतेंदु युग में हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, भारतेंदु जी की दृष्टि में काव्य की आत्मा कौन है? तो रस है। भारतेंदु जी की दृष्टि में काव्य की आत्मा कौन है? तो रस है। नेक्स्ट सवाल है, निराला जी की कारण कल्पना कहाँ से बंधी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की दृढ़ आकर्षण शक्ति से जो है निराला जी की काव्य कल्पना यानी कारण कल्पना जो है बंधी हुई है। अगला सवाल है हमारा, इनमें कौन कृति मैथिली शरण गुप्त की है? तो मैथिली शरण गुप्त की कृति है पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध ये जो है मैथिली शरण गुप्त की कृति है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ है फ्रेंड्स 1886 ईस्वी में। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ है? 1886 ईस्वी पर जन्म हुआ है और इनका जो निधन हुआ है 1964 ईस्वी में। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ? 1886 ईस्वी और निधन हो गया 1964 ईस्वी। नेक्स्ट सवाल है, निराला जी की पत्नी का क्या नाम था? तो निराला जी की पत्नी का नाम था मनोरमा देवी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, मनोरमा देवी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पंत जी की मृत्यु कब हुई है? 29 अगस्त 1976, 29 सितंबर 1976 या 1 जनवरी 1970 या 1 मई 1977। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंत जी की जो मृत्यु हुई है 1977 ईस्वी में हुई है, 1 जनवरी 1970 ईस्वी में। तो पंत जी का जन्म कब हुआ है? तो पंत जी का जन्म हुआ है 1900 ईस्वी में। आप ये याद रख लीजिएगा, पंत जी का जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी में और मृत्यु हो गया 1970 ईस्वी में। यानी जो है इनका यह 77 वर्षों तक जो है जीवित रहे थे। पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी, निधन 1 जनवरी 1977 ईस्वी। अगला सवाल है, नई कविता के कवियों की भावना प्रणय के क्षेत्र में कैसी है? तो यह जो है यौन भावना है। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, यौन भावना। नेक्स्ट सवाल है, ताज और बापू के प्रति शीर्षक कविता किसकी है? ताज और बापू के प्रति जो है यह शीर्षक कविता है। तो यह जो कविता है फ्रेंड्स यह किसकी है? तो सुमित्रानंदन पंत की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत की यह जो है कविता है। अगले सवाल है, दिनकर जी कब राज्यसभा के सदस्य से त्यागपत्र देकर भागलपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने हैं? तो 1964 ईस्वी में। दिनकर जी जो है कब राज्यसभा सदस्य त्यागपत्र देकर भागलपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बनते हैं? 1964 ईस्वी में। दिनकर का जो जन्म होता है फ्रेंड्स आपके जो है वो आपके 1908 ईस्वी में जन्म होते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ है? तो 1908 ईस्वी में जन्म हुआ है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, महादेवी वर्मा ने कब स्नातक की परीक्षा पास की थी? तो महादेवी वर्मा जो है स्नातक की परीक्षा 1928 ईस्वी में पास करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अपनी किस रचना को प्रसाद जी ने गीति नाट्य के रूप में लिखी है? यानी अपनी किस रचना को जयशंकर प्रसाद जी ने गीति नाट्य के रूप में की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करुणालय। करुणालय जो रचना है जयशंकर प्रसाद की गीति नाट्य के रूप में रचाया गया रचना है। अगला सवाल है, अज्ञेय जी वात्स्यायन लिखना किस आधार पर शुरू करते हैं? तो गोत्र वंश के अनुसार जो है अज्ञेय जी जो है वात्स्यायन लिखना प्रारंभ करते हैं। फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अज्ञेय का जो है पूरा नाम क्या है, तो आप यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ है? तो नागार्जुन का जन्म हुआ है बिहार के दरभंगा के तरौनी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा के तरौनी पर हुआ है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स आपके जो है सारे सवाल के जहाँ तक हो सके मैं सारे ऑप्शन के बारे में भी कोशिश करूँगा बताता चला जाऊँगा, ताकि आपको जो है एक ही वीडियो से जो फ्रेंड्स अधिक से अधिक लाभ मिल सके। नेक्स्ट सवाल है हमारा, दिनकर जी ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्णता प्राप्त कहाँ से की है? तो दिनकर जी जो है फ्रेंड्स मैट्रिक की परीक्षा जो है मोकामा घाट उच्च विद्यालय से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी अज्ञेय जी द्वारा लिखी गई है? तो ये कोठरी की बात, शरणार्थी, परंपरा, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ये तीनों जो रचनाएं हैं कोठरी की बात, शरणार्थी और परंपरा, ये जो है अज्ञेय जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। नेक्स्ट सवाल है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?
तो खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग के लिए जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। इससे जो है फ्रेंड्स सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है खूंटियों पर टंगे लोग के लिए कब मिला है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर कि उन्हें जो है किस ईस्वी को मिला है। नेक्स्ट सवाल है, धूमिल ने अपनी कविता में समकालीन राजनीतिक परिवेश में जी रहे कैसे व्यक्ति का तस्वीर पेश की है, तो जागरूक व्यक्ति का तस्वीर पेश की है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, 1969 में पत्रहीन नग्न गाछ के लिए नागार्जुन को कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे तो नागार्जुन को किसके लिए, तो 1969 में पत्रहीन नग्न गाछ के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार से नागार्जुन को कब सम्मानित किया गया, 1969 ईस्वी में। किस रचना के लिए, तो पत्रहीन नग्न गाछ के लिए। बात करें फ्रेंड्स नागार्जुन का जन्म का, तो नागार्जुन का जन्म हुआ है जून 1911 ईस्वी पर, जून 1911 पर जो नागार्जुन का जन्म हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, मैं स्वयं एक युद्ध हूँ, मैं स्वयं एक युद्ध हूँ, मेरा किसी और युद्ध के लिए निर्माण मत करो, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ इसलिए हर समय किसी न किसी युद्ध में शरीक हूँ। ये पंक्तियाँ किस कविता से है, तो ये जो पंक्तियाँ हैं फ्रेंड्स ये आपके युद्ध स्थिति कविता से है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। युद्ध स्थिति, जो आपका यहाँ पर लाइन दिया हुआ है कि मैं स्वयं एक युद्ध हूँ, मेरा किसी और युद्ध के लिए निर्माण मत करो, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ इसलिए हर समय किसी न किसी युद्ध में शरीक हूँ। ये पंक्तियाँ किस कविता से है, तो युद्ध स्थिति कविता से है। अगला सवाल है, आजीविका उपार्जन के लिए दिनकर जी ने सबसे पहले क्या किया है, तो एक उच्च विद्यालय में अध्यापक की नौकरी की है। दिनकर का जन्म हो गया आपका 1908 ईस्वी में और निधन हो गया 1974 ईस्वी में। जन्म और निधन आपको याद कर लेना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल है, अज्ञेय को किस कृति पर वर्ष 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किस के लिए, तो कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, ये रचना के लिए जो है 1978 ईस्वी में अज्ञेय जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होते हैं 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है, तो श्रद्धाराम फुल्लौरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक श्रद्धाराम फुल्लौरी है। नेक्स्ट सवाल है, मुंशी प्रेमचंद का अन्य नाम क्या है, तो मुंशी प्रेमचंद का अन्य नाम है नवाब राय। मुंशी प्रेमचंद का अन्य नाम क्या है, नवाब राय। मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ है आपका 1880 ईस्वी में और निधन हो गया 1936 ईस्वी में। आपको ये भी पॉइंट दोनों याद रख लीजिएगा। और गोदान उपन्यास का जो प्रकाशन भी हुआ है गोदान उपन्यास, तो 1936 ईस्वी में, और जन्म हो गया आपका 1880, निधन हो गया 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था, तो मैला आंचल जो उपन्यास है इनका प्रकाशन हुआ है 1954 ईस्वी में। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु है। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ है फ्रेंड्स, तो 1921 ईस्वी में जन्म हुआ है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ है, 1921 ईस्वी में, और निधन हुआ है 1977 ईस्वी में। तो आप ये दोनों पॉइंट याद रख लीजिएगा। मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ, 1954 ईस्वी में, जिनके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कुशहर प्रसाद के बाप का नाम क्या था, गंगा सिंह, गंगाराम, गंगादयाल या गंगा प्रसाद, तो कुशहर प्रसाद के जो बाप का नाम था फ्रेंड्स ये आपको जाएंगे गंगादयाल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है गंगादयाल। अगला सवाल है, प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का विषय क्या है। प्रेमचंद का जो गोदान उपन्यास था तो इनका जो है विषय क्या था ये आप बता सकते हैं। अनमोल विवाह था, राष्ट्रीय आंदोलन, मानवतावाद या उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का विषय है अनमोल विवाह, मानवतावाद और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित आपको जो है उनके उपन्यास पर जो है ये सारे चित्र देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सवाल है, गांव के लोग किसके लिए इच्छा मृत्यु से मरने की बात कही थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महंत साहब। महंत साहब जो है यह इच्छा मृत्यु से मरने की बात कही थी गांव के लिए। नेक्स्ट सवाल है, राग दरबारी उपन्यास के लिए श्री लाल शुक्ल को सम्मानित किया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से, व्यास सम्मान से, ज्ञानपीठ पुरस्कार से या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार से। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है राग दरबारी उपन्यास के लिए, तो 1969 ईस्वी में। लेकिन श्री लाल शुक्ल को जो फ्रेंड्स व्यास सम्मान भी मिला है और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। अब ये दो पॉइंट भी याद रहे क्योंकि व्यास सम्मान भी मिला है और ज्ञानपीठ भी, लेकिन राग दरबारी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, भारतेंदु के अनुसार हिंदू समाज के कूपमंडूक बनने का क्या कारण था, तो विदेश यात्रा पर रोक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतेंदु से रिलेटेड तो विदेश यात्रा पर रोक। नेक्स्ट सवाल है, ध्रुव स्वामी नाटक का नायक इनमें से है,
तो ध्रुव स्वामी नाटक का नायक कौन है? तो चंद्रगुप्त है। ध्रुव स्वामी नाटक का नायक कौन है? चंद्रगुप्त है। और ध्रुव स्वामी जो नाटक है इनके लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट सवाल है, महेंद्र नाथ के कुल कितने संतान थे? तो महेंद्र नाथ के जो है फ्रेंड्स, ये आपका इजी प्रश्न है, 3 संतान थे। अगर आप कहानी पढ़े होंगे फ्रेंड्स, जो है जितने भी कहानी है और उपन्यास है और आपका नाटक है, वो सारे जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर थ्योरी और ऑब्जेक्टिव जो है सारा वीडियो जो आपको मिल जाएगा, पेपर टू हिंदी, इस तरह से प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपका। और प्लेलिस्ट पर जो फ्रेंड्स आप जाकर जो है सारे वीडियो को जो है, चाहे आप थ्योरी क्लास कीजिए या ऑब्जेक्टिव सारे सवालों कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो आप चैप्टर वाइज जो है वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कि महेंद्र नाथ के कुल कितने संतान थे? तो 3 संतान थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, फौजदार का नाम क्या है? तो ये आप जब इन्हें जो फ्रेंड्स आप कहानी पढ़ेंगे या नाटक पढ़ेंगे या उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको पता चला कौन सा कैरेक्टर जो है किस उपन्यास का या किस कहानी का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यनाश। फौजदार का नाम क्या था? तो सत्यनाश था। नेक्स्ट सवाल है, आधे अधूरे नाटक के भागों की, आधे अधूरे जो नाटक इन भागों की क्या शीर्षक दिया गया है? जो बहुत सारे भाग है ना आधे अधूरे नाटक में, तो इन भागों का जो है क्या शीर्षक दिया गया है? पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, खंड, काव्य, अंक या कांड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। आधे अधूरे नाटक के जो भागों का जो शीर्षक नाम दिया गया है पूर्वार्ध और उत्तरार्ध नाम दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, ध्रुव स्वामी नाटक की मुख्य समस्या क्या है? तो बेमेल विवाह। ध्रुव स्वामी नाटक की जो मुख्य समस्या है तो बेमेल विवाह है। ध्रुव स्वामी जो फ्रेंड्स, ध्रुव स्वामी का जो प्रकाशन हुआ है कब हुआ है? तो ये भी आप याद रखिएगा 1933 ईस्वी में ध्रुव स्वामी नाटक का जो प्रकाशन हुआ है कब हुआ है। और ये जो फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद का जो है अंतिम नाटक है। ध्रुव स्वामी कैसा नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ है फ्रेंड्स, आपको ये भी फिर एक बार बता दे रहा हूँ, 1889 ईस्वी में, और निधन हो गया 1937 ईस्वी में। तो आपको ये पॉइंट भी याद रहेगा, ध्रुव स्वामी नाटक का कब रचा गया है? तो 1933 में। सवाल ये भी पूछ सकता है एग्जाम पर कि ध्रुव स्वामी नाटक की जो रचना कब हुई है या कब रचित है? तो 1933। आप ये पॉइंट याद रख लीजिए, 1933 में रचना किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, मुझे रोने से बड़ा बैर है, यह कथन जो है किसका है? तो ये जो कथन है फ्रेंड्स आपका कहानी का है, मधुआ कहानी का है। ये कथन किसका है? मधुआ कहानी का है। और ये जो कथन है कि मुझे रोने से बड़ा बैर है, यह शराबी का कथन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पहले तो ये आपका लाइन जो हो गया कि मुझे रोने से बड़ा बैर है, यह किसका कथन है? तो शराबी का है। और ये किस कहानी से लिया गया? तो मधुआ कहानी से लिया गया यह कथन है। जिनके लेखक है फ्रेंड्स, मधुआ कहानी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। मधुआ कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट सवाल है, ठाकुर का कुआं कहानी में प्रेमचंद ने किस समस्या को मुख्य रूप से दर्शाया है? तो इसे दर्शाया है दलित समस्या को और जातिगत समस्या को, यानी बी और सी जो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दलित समस्या और जातिगत समस्या को जो है ठाकुर का कुआं कहानी में प्रेमचंद ने दर्शाया है। नेक्स्ट सवाल है, कहानी में किससे अकेलापन नहीं सहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राजकन्या। ये जो नीलम देश की राजकन्या है, इनसे संबंधित यह है कि अकेलापन नहीं सहा जाता किसे? तो राजकन्या को। नेक्स्ट सवाल है, परिंदे कहानी में कुल कितने पात्र हैं? तो परिंदे कहानी पर कुल पात्र की बात करें तो फ्रेंड्स वह 8 पात्र हैं। परिंदे कहानी पर पात्रों की संख्या कितनी है? 8 है। और इस पर जो फ्रेंड्स कुल कहानी है 7। यहाँ पर जो ऑप्शन ए पर 7 दिया हुआ है ना, तो परिंदे कहानी संग्रह पर कुल कितने कहानी है? तो 7 कहानी है। तो आप ये भी याद रख लीजिएगा, 7 क्या हो गया आपका? कहानी हो गया। और कुल कितने पात्र हैं परिंदे कहानी में? तो 8 पात्र हैं। और ये जो है फ्रेंड्स परिंदे कहानी के लेखक कौन है? अगर एग्जाम पर पूछ गया परिंदे कहानी के लेखक कौन है? तो निर्मल वर्मा है। परिंदे कहानी के लेखक कौन है? तो निर्मल वर्मा है। निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ है फ्रेंड्स? तो 1929 ईस्वी में जन्म हुआ है। निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ? 1929 ईस्वी में। और इनका जो निधन हुआ है वो आपका 1975 ईस्वी में हुआ है। आप ये दोनों पॉइंट भी याद कर लीजिएगा। निर्मल वर्मा का जन्म 1929 ईस्वी में, निधन 1975 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, दिल्ली में एक मौत कहानी में कहाँ का वातावरण चित्रित हुआ है? तो नगरीय वातावरण चित्रित हुआ है। दिल्ली में एक मौत कहाँ का है वातावरण? तो नगरीय वातावरण है। और दिल्ली में एक मौत ये जो कहानी फ्रेंड्स ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया। दिल्ली में एक मौत कहानी के लिए कौन है? कमलेश्वर है। और कमलेश्वर का जन्म हुआ है 1932 ईस्वी में। कमलेश्वर का जन्म कब हुआ है? 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, गजाधर बाबू किस क्षेत्र में नौकरी करते थे? तो रेलवे क्षेत्र में नौकरी करते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रेलवे क्षेत्र में। और ये जो गजाधर बाबू कैरेक्टर है फ्रेंड्स रेलवे क्षेत्र में नौकरी देते, यह किस कहानी का पात्र है? तो वापसी कहानी का पात्र है। वापसी कहानी पर जो गजाधर बाबू को देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको फुल कहानी पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर जो है प्लेलिस्ट पर जाकर है इसका थ्योरी कहानी सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो गजाधर बाबू जो फ्रेंड्स वापसी कहानी
का पात्र है। तो वापसी कहानी के लेखक कौन है फ्रेंड्स, ये भी तो एग्जाम पर पूछ सकता है सवाल, वापसी कहानी के लेखक कौन है। तो वापसी कहानी की जो लेखक है उषा प्रियमवदा है। वापसी कहानी के लेखक कौन है, तो उषा प्रियमवदा है। और उषा प्रियमवदा का जन्म हुआ है फ्रेंड्स 1930 ईस्वी में। उषा प्रियमवदा का जन्म कब हुआ है, 1930 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स इतने सारे पॉइंट मैं आपको बताते जा रहा हूँ। फ्रेंड्स आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और इन्हें जो शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स अपने दोस्तों में। नेक्स्ट सवाल है, यशपाल ने लखनवी अंदाज में किस वर्ग पर व्यंग और कटाक्ष किया है, तो सामंती वर्ग पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सामंती वर्ग पर जो है यशपाल ने लखनवी अंदाज कहानी पर जो है कटाक्ष और व्यंग किया है। बात करें फ्रेंड्स अगर यशपाल की, तो यशपाल का जन्म कब हुआ है, तो 1903 ईस्वी में यशपाल का जन्म हुआ है। कैसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, यशपाल का जन्म 1903 ईस्वी। अगर आप यश लिखेंगे तो YES यश होते हैं, यश क्या होते हैं YES, और यश पर जो फ्रेंड्स 3 अक्षर लगा हुआ है, तो इसीलिए आपको जो इकाई अंक याद रहे 1903 ईस्वी। यशपाल का जन्म कब हुआ है, तो 1903 ईस्वी पर जन्म हुआ है। हमारा अगला सवाल है, यह किसका कथन है कि आजकल मिस पाल पहले से स्लिम भी हो रही है, तो जोरावर सिंह का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यह कथन जो है जोरावर सिंह का है। नेक्स्ट सवाल है, मधुआ किसके पास रो रहा था, लल्लू के पास, शराबी के पास, ठाकुर सरदार सिंह के पास, या ए और बी दोनों पर। तो जो है फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन अनुसार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों पर। मधुआ किसके पास रो रहा था, तो लल्लू के पास भी और शराबी के पास भी। क्योंकि फ्रेंड्स जब पहले मधुआ रो रहे थे तो पहले लल्लू आते हैं उसके पास और फिर उन्हें बुलाते हैं, लेकिन वो नहीं जाते हैं, फिर शराबी जो है उसके पास आते हैं और उन्हें ले जाते हैं। यानी जो रोते वक्त जो है लल्लू और शराबी दोनों जो है उनसे मतलब मुलाकात होता है, दोनों का मुलाकात होता है, इसलिए यहाँ पर ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, प्रेमचंद का कथा साहित्य है, प्रेमचंद का जो कथा साहित्य है यह किस प्रकार का है, तो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। प्रेमचंद का कथा साहित्य आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नीलम देश की राजकन्या का मनोविनोद ने किसे नियुक्त किया गया था। नीलम देश की राजकन्या को जो है, नीलम देश की राजकन्या कहानी पर जो मनोविनोद के लिए या मनोविनोद ने किसे नियुक्त किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी को, क्योंकि गंधर्व बालिका, अप्सरा और किन्नरी बालाओं सभी जो है राजकन्या की देखभाल के लिए सभी थे, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। नेक्स्ट सवाल है, निर्मल वर्मा किस विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उत्तीर्णता प्राप्त की थी, तो दिल्ली विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, निर्मल वर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय से। निर्मल वर्मा का जो जन्म है फ्रेंड्स 1929 ईस्वी पर हुआ है। आपको फ्रेंड्स आपको आज जो है जन्म और निधन आपको अच्छी तरह से याद होगा ही। तो निर्मल वर्मा का जो जन्म कब हुआ है 1929 ईस्वी में, और इनका निधन हो गया 1975 ईस्वी में। निर्मल वर्मा का जन्म 1929 ईस्वी में, निधन 1975 ईस्वी में, और वह जो है स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण किए कहाँ से, दिल्ली विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट सवाल है, सेठ दीवानचंद की शव यात्रा में कितने लोग प्रारंभ में थे, यानी सेठ दीवानचंद की शव यात्रा में कितने लोग थे, ये सवाल है आपके। तो यहाँ पर 7 लोग थे। सेठ दीवानचंद की शव यात्रा में कितने लोग थे, 7 लोग। और जो फ्रेंड्स 7वां लोग कौन थे, तो स्वयं लेखक थे। 7वां व्यक्ति कौन थे, स्वयं लेखक थे। और ये जो फ्रेंड्स सेठ दीवानचंद की बात हुआ है, तो ये जो है दिल्ली में एक मौत कहानी से यह है। सेठ दीवानचंद किस कहानी का पात्र है, तो दिल्ली में एक मौत, जिनके लेखक हैं कमलेश्वर। दिल्ली में एक मौत कहानी के लेखक कौन है, तो कमलेश्वर है। और कमलेश्वर का जन्म कब हुआ है फ्रेंड्स, तो 1932 ईस्वी में हुआ है। कमलेश्वर का जन्म 1932 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं, यह उक्ति कब की है। ये जो उक्ति है फ्रेंड्स यह कब की है, तो इसका जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है वह किताब अनुसार सही है कि जब बाल्टी पर खुले नल की आवाज़ सुनाई पड़ी, जब बहुसास की झड़प सुनाई पड़ी। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है, मैं सी की उत्तर पर ले चलता हूँ। यहाँ पर सी पर दिया हुआ है कि जब रसोई घर के बर्तनों की खटपट सुनाई पड़ी, और डी पर है ये सभी। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स आंसर ये सभी लिया गया है, तो इस पर मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, इसलिए जो है इस सवाल को स्किप करना सही रहेगा। यहाँ पर पूछा गया था कि कौन जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं, यह उक्ति कब की है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। तो इसलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि ज्वाला अहिर कौन सा कार्य करता था, तो झल्ली ढोने का। अहिर जो फ्रेंड्स या झल्ली ढोने का कार्य करता था। अहिर और अहिरन जो थी, तो अहिर झल्ली ढोने का कार्य करता, और जो अहिरन थी फ्रेंड्स वह दाल दलने का कार्य करता था। जो फ्रेंड्स सीजीएल का एग्जाम हुआ जनवरी पर, तो उसमें पूछा गया था फ्रेंड्स कि ज्वाला अहिर जो है कौन सा कार्य करता था, तो दाल दलने का। इस प्रकार का ऑप्शन था और वहाँ पर दाल दलने का आंसर सही हुआ है। तो यहाँ पर ज्वाला अहिर का बात हुआ है, अहिर और इनकी जो पत्नी अहिरन थी, तो यहाँ पर अहिर कौन सा कार्य करता है, तो झल्ली ढोने का कार्य करता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, तो फ्रेंड्स मोहन राकेश का जो जन्म हुआ है 1925 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ, तो 1925 ईस्वी में हुआ है, और निधन जो हुआ है फ्रेंड्स 1972 ईस्वी में हुआ है। निधन 1972 ईस्वी में। धनानंद की काव्य भाषा क्या थी, तो धनानंद की जो फ्रेंड्स काव्य भाषा थी ब्रज भाषा थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। धनानंद की काव्य भाषा क्या थी, तो ब्रज भाषा थी।
अगला सवाल है कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? तो केशव हैं, आचार्य केशव है। कवि प्रिया रचना के रचनाकार आचार्य केशव है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक जो फ्रेंड्स भारतेंदु मंडल यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतेंदु युग के लेखक थे जो थे उन्हें सम्मिलित किया है। तो भारतेंदु मंडल कौन कवि नहीं है? तो श्रीधर पाठक ने, जबकि प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ये सभी भारतेंदु मंडल के कवि हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारा क्लास जो समापन की ओर है फ्रेंड्स, और इस क्लास का जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप वीडियो देखने के बाद जो है पीडीएफ भी एक बार देख लेंगे तो आपको जो है क्लास जो है अच्छी तरह से याद रहेंगे। तो अगला सवाल है हमारा, चित्राधार किस कवि की कृति है? तो यह है जयशंकर प्रसाद की कृति है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चित्राधार किस कवि की कृति है? जयशंकर प्रसाद की कृति है। नेक्स्ट सवाल है, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है? तो केदारनाथ अग्रवाल का कविता संग्रह है। फूल नहीं रंग बोलते हैं यह किनकी कविता है? तो केदारनाथ अग्रवाल की कविता है। नेक्स्ट सवाल है, झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक क्या है? तो देश का भविष्य है। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है देश का भविष्य। फ्रेंड्स आप जो है झूठा सच जो है इस रचना के रचनाकार कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं आपको मालूम है कि नहीं झूठा सच रचना जो है इनके रचनाकार कौन है। नेक्स्ट सवाल है, झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है? तो मैत्रेयी पुष्पा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। झूला नट उपन्यास के रचनाकार है मैत्रेयी पुष्पा। अगला सवाल है और आज की इस क्लास का अंतिम सवाल, मुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो ये इंद्रजाल में संकलित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मुंडा कहानी प्रसाद के यानी जयशंकर प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो इंद्रजाल में संकलित है। बात करें फ्रेंड्स अगर प्रसाद की यानी जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ है फ्रेंड्स तो आपके 1889 ईस्वी में जन्म हुआ है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश पे जन्म हुआ है। और निधन जो हुआ है फ्रेंड्स आपके 1937 ईस्वी में हुआ है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी और निधन 1937 ईस्वी। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो है 100 MCQ टेस्ट जो है कंप्लीट होता है और 100 में से फ्रेंड्स आपके कितने सवाल सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।